गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोवेव वेपन्स। अभी चाइना के एक प्रोफेसर ने क्लेम किया है कि चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडियन आर्मी को इंडियन इंडियन सोल्जर्स को एक माइक्रोवेव वेपन से तंग करके जो इंडिया ने कमांडिंग हाइट्स रीच कर ली थी चाइना के अगेंस्ट गलवान वैली में पैंगोंग त्सो के आसपास चुशुल सब सेक्टर में वहाँ से चाइनीज़ आर्मी ने इंडियन सोल्जर्स को माइक्रोवेव वेपन से भगा दिया है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली फेक न्यूज़ थी। द टाइम्स ऑफ लंदन में और ऑस्ट्रेलियन एक न्यूज़पेपर में छपी थी ये न्यूज़। तो बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है, वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हुई है कि ये फेक न्यूज़ उन न्यूज़पेपर्स ने छाप दी है। तो इंडिया ने भी इसको रिबट किया है कि ये न्यूज़ सच नहीं है। तो एनीवेज, चाहे वो फेक न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो, बट माइक्रोवेव वेपन्स क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गए हैं तो इसको हमको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो माइक्रोवेव वेपन्स होते क्या हैं कि बेसिकली हम जो वो न्यूज़ छपी है उसी में से ही समझ लेते हैं कि माइक्रोवेव वेपन्स कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बॉडी को तंग करते हैं, कैसे एक सोल्जर को के अगेंस्ट उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले ही बात तो कि वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करके कुछ सोल्जर्स को या कुछ एक एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो एक इंडिविजुअल को हर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब उससे होगा क्या? उससे ऐसा तो नहीं होगा कि जो माइक्रोवेव वेपन से डेथ तो नहीं होगी सोल्जर की, लेकिन हाँ उसको पेन और डिस्कम्फर्ट ज़रूर होगा। स्किन को पे थोड़ी पेन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी, और शायद सिर में भी दर्द होनी शुरू हो जाएगी, नोज़िया हो जाएगा, वॉमिटिंग वाली फीलिंग होने लग जाएगी, और इन सिवियर केसेस वो कोलैप्स भी हो सकते हैं, मतलब बेहोश भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ना, अब आपने जो घर में माइक्रोवेव अवन देखे होंगे उसी से समझ लेते हैं। जो माइक्रोवेव अवन है वो कैसे वर्क करता है कि बेसिकली आप जो जब उसमें खाना रखते हो, जब उसमें आपने बाउल में खाना रखा है तो जो माइक्रोवेव अवन है उसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब वो वेव्स जो हैं वो एक तरह से बाउंस बैक होती रहती है माइक्रोवेव अवन के जो उसके बॉक्स होता है उसके अंदर, और वो क्या करती हैं, जो खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ उसके अंदर जंप करने शुरू कर देती हैं, एजिटेट करती हैं। ठीक है, अब वो जब वो वाइब्रेट करती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो उससे वो पानी गर्म होने लग जाता है। जब वो पानी गर्म होता है, उस पानी के गर्म होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और खाना बनने लगता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जिस भी फूड में हाई वाटर कंटेंट है वो माइक्रोवेव ओवन में बहुत जल्दी बनेगा, एज़ कम्पेयर टू फूड जो कि ड्राई है। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। तो यही सेम कंसेप्ट अब आप ह्यूमन बॉडी में देखो कि ह्यूमन बॉडी में 45 to 60% बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। तो जब ये माइक्रोवेव वेपन यूज़ किया जाएगा ह्यूमन की बॉडी के ऊपर, तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पानी है वो हम बॉयल होने लगेगा, हीट होने लगेगा, तो हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट आएगा उससे। ठीक है, तो ये अब चाहे वो फेक न्यूज़ है, लेकिन चाइना ने सच में ये वेपन बना लिया है। माइक्रोवेव वेपन जो है बनाया हुआ है चाइना ने, तो 2014 में उन्होंने पॉली WB-1 नाम का ये वेपन जो है उसको डिस्प्ले किया था। ठीक है, सिमिलरली यूएस ने भी ये वेपन बनाया हुआ है एक्टिव डिनाइल सिस्टम नाम से। ठीक है, ये नॉन लीदल होता है वैसे तो, डायरेक्ट करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो। अब इसका कुछ छोटे से एरिया पे ही इफेक्ट हो सकता है, इसको ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी सिटी को आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से तंग कर दिया। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर वेपन्स, पहली बात तो ये इतना लीगल नहीं है, और दूसरा इतने लंबे टारगेट को ये इतने लंबे टेरिटरी को ये टारगेट नहीं कर सकता। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे क्यूबा में या इवन चाइना में भी यूएस के कॉन्सुलेट्स में कुछ जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे वो कह रहे थे कि हमें बहुत नौजिया हो रहा है, हमें कुछ बॉडी में वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, हमारे को स्लीपलेस नाइट्स जाती हैं, तो उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। ठीक है, तो एफबीआई ने और कुछ वहाँ की एजेंसीज़ ने जब ये इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें ये शक हुआ कि जो चाइना है या फिर मतलब जो क्यूबा है वो माइक्रोवेव वेपन्स यूज़ कर रहा था
यूएस कॉन्सुलेट्स के ऊपर, यूएस के जो ये डिप्लोमेट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको हवाना सिंड्रोम कहते थे। हवाना क्यों कहते थे? क्योंकि क्यूबा में सबसे पहले ये देखा गया था, तो क्यूबा की कैपिटल हवाना है, तो इसका नाम ही हवाना सिंड्रोम कर दिया कि यूएस डिप्लोमेट्स को हवाना सिंड्रोम हो गया था कि वो डिस्कम्फर्ट फील करने लगे थे, ठीक है। अब ये जो है वो बाद में पता लगा कि शायद सच है या नहीं है, इसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं मिला था यूएस को ऐसा, बट हाँ ये वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं और इनका इफ़ेक्ट सच में ही ऐसा होता है। अब यूएस ने इसको बताया है कि क्या ये इतने डेंजरस होते हैं सच में वेपन्स। अब उन्होंने बोला है कि हमको जब भी हम रेडिएशन की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ना कि कैंसर हो सकता है रेडिएशन से, बट यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उन्होंने जो एक्टिव डिनाइल सिस्टम जो उनका माइक्रोवेव वेपन है उसके बारे में उन्होंने बताया कि उससे कैंसर या इनफर्टिलिटी जो मेल में या फीमेल में भी हो सकती है, कि इनफर्टिलिटी या कैंसर दोनों ही नहीं होता इस माइक्रोवेव वेपन से, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी बॉडी के वाटर को ये वाइब्रेशन से गर्म कर रहा है, तो उस आपकी क्योंकि बॉडी ही ऑलमोस्ट 60% जो है बॉडी आपकी वाटर से बनी है, तो उसमें चेंजेस आएंगे डिफरेंट डिफरेंट और आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपकी स्किन को खासकर बहुत इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है इसमें इतना ही हमको समझने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी हमने जितना समझना था वो समझ लिया है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीम्ड फॉरेस्ट्स। अभी रिसेंटली कर्नाटका के फॉरेन मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है, स्टेट असेंबली में अनाउंस किया एक्चुअली, कि हम जो 67% जो डीम्ड फॉरेस्ट्स है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, ठीक है। तो अब ये डीम्ड फॉरेस्ट्स क्या होते हैं? पहले तो आप ये याद रखो कि इसको किसी भी लॉ में, कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जिस इंडिया में, इवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी नहीं है जिसमें इसको डिफाइन किया गया हो कि डीम्ड फॉरेस्ट होता क्या है, ठीक है। ये एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, टी.एन. गोदावरमन थिरुमलपद 1996 की, जिसमें एक बहुत वाइड डेफिनेशन फॉरेस्ट की बताई गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। उसी के अंडर ये डीम्ड फॉरेस्ट की भी एक डेफिनेशन ऐसी बता दी गई है कि कोई भी ऐसा फॉरेस्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, ठीक है। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की ओनरशिप तो नहीं है उसके ऊपर, क्या पता किसी प्राइवेट की ओनरशिप हो, लेकिन उसको वो फॉरेस्ट लैंड हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर फॉरेस्ट जैसी उसकी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने जब जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डेफिनेशन को एक्चुअली एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके देखा कि डीम्ड फॉरेस्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने पाया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, कि थिकली वुडेड एरियाज़ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं उसको बेसिकली थिकली वुडेड एरियाज़, चाहे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओनरशिप हो, चाहे वो किसी प्राइवेट की इंसान की ओनरशिप हो, जो कि कल्टीवेट भी नहीं किए गए हैं और किसी भी डिपार्टमेंट के पास हो सकते हैं, ठीक है। थिकली वुडेड एरियाज़ जहाँ पे जंगल, आप बेसिकली अब वो जंगल जो चाहे किसी की भी ओनरशिप में हो, वो मैंने प्राइवेट भी खरीदा हो सकता है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास भी हो सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, किसी के पास भी हो सकता है। तो वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप जो थिकली वुडेड एरियाज़ हैं उनको डीम्ड फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि डीम्ड फॉरेस्ट एरियाज़ में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं हो सकती थी, तो ये बहुत बड़ा एक एरिया ऐसे ही वेकेंट एक लाई पड़ा है कर्नाटका में। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है कर्नाटका में, वो हमेशा इससे ये कहती थी कि इसको डी क्लासीफाई कर दो इन डीम्ड फॉरेस्ट को, ताकि इसका प्रोडक्टिव यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में किया जा सके, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ अनाउंस हुआ है, इसको अगर आगे उनको सच में डी क्लासीफाई करना होगा, 67% एरिया को रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को अगर देना होगा सच में, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कि ये टी.एन. ये वाला जो केस है इसके अंदर गाइडलाइंस दी हैं कि फॉरेस्ट होता क्या है, उसी के अंदर उन्होंने ये भी बता दिया डीम्ड फॉरेस्ट क्या होता है। तो उसी केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा कर्नाटका गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये अब केस अब आगे जाएगा तो पता लगेगा। तो इन एनी वे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेट ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नवंबर 19 जो है वो वर्ल्ड टॉयलेट डे भी मनाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहली बार ये 2013 में मनाया गया था। अब ये याद रखना कि इसका कोई रिलेशन नहीं है स्वच्छ भारत अभियान से, इंडिया ने इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था, 2013 में ही यूएन ने डिक्लेयर कर लिया था ये, ठीक है। इस बार का 2020 जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है उसका थीम जो सस्टेनेबल सैनिटेशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है।
इसमें एक और आपको जानने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे, उसमें जो गोल 6 है वो वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 की बात करता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको सैनिटेशन पे, टॉयलेट पे अगर कुछ लिखना होगा आपको आंसर मेंस में, तो अगर आप एसडीजी गोल 6 डालोगे तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्योंकि आपको एटलीस्ट गोल्स भी पता हैं, एसडीजी गोल्स जो हैं वो कौन से सैनिटेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिक स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि ओपन डेफिकेशन जो है उससे हर साल 1,000 बच्चे मर जाते हैं। एवरी डे, आई एम सॉरी, हर रोज़ 1,000 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं ओपन डेफिकेशन की वजह से। और आर वर्ल्ड इन डेटा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक वेबसाइट है, तो वो कहते हैं कि 775,000 पीपल जो है वो प्री मेच्योरली मर गए थे 2017 में पुअर सैनिटेशन की वजह से। ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं जो आपको आंसर राइटिंग में काम करेंगे। और इंडिया का भी इसमें एक स्टैटिस्टिक्स ये दिया गया है कि 2015 में 68% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास सिर्फ फैसिलिटीज़ थी, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 ऑफ पीपल के पास वर्ल्ड वाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ थी ही नहीं 2015 में। सिमिलरली 2015 में ही इंडिया में सिर्फ 40% पॉपुलेशन के पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी थी। अब ये पूरे साउथ एशिया में सबसे पुअर परफॉर्मेंस थी इंडिया की एज़ कम्पेयर टू इट्स नेबर्स, ठीक है। श्रीलंका में देखो 95% है, पाकिस्तान बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 60% से ऊपर है, तो हमसे बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। अब इंडिया जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ मतलब क्लब किया गया था इस सैनिटेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है कि हर साल, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है वो कहते हैं कि हर साल 53.8 बिलियन डॉलर जो है उस अगर पुअर सैनिटेशन की वजह से जो बीमारियां लगती हैं तो उसका खर्चा इंडिया को आता है, ठीक है, उस सैनिटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे लिए टॉपिक्स जो हैं ये सैनिटेशन के टॉपिक हमारे आंसर राइटिंग में हमको बहुत काम आएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अभी जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आपने कुछ टाइम पहले, हमने 1-2 दिन पहले अभी पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, तो उन्होंने ही ये कंडक्ट कराना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो उन्होंने बोला कि उसका जो क्वेश्चन एयर है वो अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, और एक्चुअली ये एनपीआर जो है वो अभी मार्च या अप्रैल में होना था, बट कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये जो है वो इस साल हो नहीं पाया, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर ये स्टार्ट हो जाएगा एनपीआर। तो हम देख लेते हैं एनपीआर है क्या। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री के को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, कि कौन से लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, हर यूजुअल रेजिडेंट को रजिस्टर कराना एनपीआर में मैंडेटरी है, कोई चॉइस नहीं है इसमें, ठीक है, सबको कराना ही पड़ेगा। अब जो लोग रह रहे हैं उन सबको रजिस्टर कराना है, ठीक है। तो अब जो रह रहे हैं वो इंडियन सिटीजन्स भी हो सकते हैं और फॉरेन सिटीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई समझ लो यूएस का कोई सिटीज़न है, वो अगर बॉम्बे में जॉब करता है, मुंबई में जॉब करता है, तो वो भी रेजिडेंट तो इंडिया का ही है ना, तो उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपने आप को रजिस्टर कराना कंपलसरी होगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस ऑफ एवरी यूजुअल रेजिडेंट इन द कंट्री। तो इसमें सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं है, जो लोग इंडिया की टेरिटरी में एक समय पर रह रहे हैं उसका वो डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये एनपीआर जो है वो 2010 में बनाया गया था, और इसको अपडेट किया गया था 2015 में आफ्टर कंडक्टिंग अ डोर टू डोर सर्वे, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है ये, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो पाया था इस साल, तो अब ये नेक्स्ट ईयर होगा। तो ये लोकल लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे बनाया जाएगा। और ये कहाँ से पावर्स डिराइव कर रहा है अपनी, सिटीजनशिप एक्ट से, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स, जो सिटीजनशिप रूल्स और सिटीजनशिप एक्ट से ये अपनी पावर्स को डिराइव करता है एनपीआर, ठीक है। इसी के, इन्हीं दोनों रूल्स के और इन्हीं दोनों एक्ट्स के अंडर वो मैंडेटरी है।
तो पॉपुलेशन रजिस्टर मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने भी रेजिडेंट्स जो हैं वो लोकल से, स्टेट से, फिर नेशनल लेवल पर जो रह रहे हैं जितने भी इंडिया में, उन सब का एक तरह से रजिस्टर है, एज़ कम्पेयर टू नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है वो क्या है कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स जो इंडिया में रह रहे हैं या अब्रॉड में रह रहे हैं, उन सब का डेटा इकट्ठा करना है, वो है नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन्स। तो इतना ही फ़र्क है। एनपीआर और एनआरसी में फ़र्क क्या है? एनपीआर कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप, हमको वो सारा डेटा रिकॉर्ड करना है। और एनआरसी क्या कह रहा है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जो वर्ल्ड वाइड, चाहे इंडिया में रह रहे हो चाहे बाहर रह रहे हो, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन सबका डेटा हमको रिकॉर्ड करना है। तो सिटीजनशिप का ही सारा खेल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर ये एमसीक्यूज आप कर लेना, एडिटोरियल्स पढ़ लेना। बहुत अच्छा एडिटोरियल, एक नजिंग के ऊपर एडिटोरियल आया, वो ज़रूर पढ़ना पीडीएफ में से, वो आपको बहुत काम आएगा इस बार भी। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।